हेलो भाई, राम राम सब ने। आज हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे थे वो सेट नंबर है 73 और हरियाणा सीईटी ग्रुप डी परीक्षा हुई थी 2023 में। ये पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। जब प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है द्वितीयक क्षेत्र में। अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। यह वह क्षेत्र है जो प्राथमिक क्षेत्र से कच्चे माल को उपभोग के लिए या अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में उपयोग के लिए तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है। अर्थव्यवस्था के दो अन्य क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आएगा? कृषि, खनन, मत्स्य और पशुपालन, ये प्रथम में आएंगे। और तृतीय में क्या आएगा? सेवा क्षेत्र जैसे परिवहन, संचार, होटल, पर्यटन आदि किसमें आएगा? तृतीय क्षेत्र में। मध्य प्रदेश के किस जिले को खजुराहो समूह के स्मारक स्थित है? किस जिले में खजुराहो समूह के स्मारक स्थित हैं? तो ये है छतरपुर में। देखो भाई, जिला पूछ लिया, छतरपुर जिले में खजुराहो समूह के स्मारक भारत के मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित हैं। वे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है जो अपनी जटिल मूर्तियों और नागर शैली की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें खजुराहो में कौन सी शैली है? नागर शैली। और मध्य प्रदेश के किस जिले में है? छतरपुर जिले में। खजुराहो के जो समूह है वो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज प्रणाली का भाग नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत भारत में पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। पंचायती राज प्रणाली भारत में स्थानीय सरकार की एक त्रिस्तरीय प्रणाली है जिसमें शामिल है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, पंचायत समिति को क्या कहेंगे? ब्लॉक समिति, और जिला परिषद या जिला परिषद। तो ये किसमें है? सरकार की त्रिस्तरीय कौन कौन से है? ग्राम सभा और त्रिस्तरीय कौन सी है? भाग नहीं है। तो ये भाग नहीं है, कौन सा है? ग्राम पंचायत। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी एनजीएमए। एनजीएमए की 3 शाखाएं हैं जो नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में स्थित हैं। एनजीएम में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत प्रमुख आर्ट गैलरी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। सर्वश्रेष्ठ भारतीय आधुनिक और समकालीन कला को संरक्षित और बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र दिशा निर्देश को अपनाया था? तो ये कब अपनाया था? 1985 में। संयुक्त राष्ट्र ने 1985 में उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र दिशा निर्देशों को अपनाया था। उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र दिशा निर्देश स्वैच्छिक सिद्धांतों और सिफारिशों का एक समूह है जो सरकारों को उपभोक्ता संरक्षण कानूनों और नीतियों को विकसित करने और लागू करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। तो संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र दिशा निर्देशों को अपनाया था? 1985 में। सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? सलार जंग संग्रहालय है हैदराबाद में। सालार जंग संग्रहालय भारत के हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है। सलार जंग संग्रहालय भारत के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक है और इसमें दुनिया भर से 40,000 से अधिक कलाकृतियों का संग्रहालय है। तो इसमें 40,000 से अधिक कलाकृतियों का संग्रहालय है सलार जंग संग्रहालय में। संग्रह में मूर्तियाँ, पेंटिंग, नक्काशी, वस्त्र, पांडुलिपियाँ, चीनी मिट्टी की वस्तुएं, घड़ियाँ और फर्नीचर आदि शामिल है। तो सलार जंग कहाँ है? हैदराबाद में। लोकतांत्रिक सरकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें से क्या आएगा? लोकतंत्र को अल्पतंत्र के रूप में भी जाना जाता है। तो लोकतंत्र को देखो भाई, सही नहीं है, पूछ रखा है इसमें।
तो इनमें से लोकतंत्र को प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। लोकतंत्र सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है। लोकतंत्र में लोगों को अपने नेताओं को निर्वाचित करने का अधिकार होता है। तो इसमें से ये गलत है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी का 71% से अधिक भाग पानी से आच्छादित है। क्योंकि पृथ्वी का 71% से अधिक पानी से आच्छादित है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत में किस वर्ष वापस आए थे? तो ये आए थे 1915 में। गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। भारतीयों के अधिकारों के लिए दक्षिण अफ्रीका में 20 वर्ष से अधिक समय तक लड़ने के बाद वह 9 जनवरी 1915 को बॉम्बे पहुंच गए थे। गांधी जी की भारत वापसी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नए युग की शुरुआत की। उन्होंने सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह जैसे प्रतिरोध के अपने अहिंसक तरीकों के माध्यम से देश को आज़ादी दिलाई थी। तो दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 1915 में। भारत के राजनीतिक भविष्य को निर्धारित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 में आयोग को भेजा था, जिसका नेतृत्व किया था, किसने किया था? लॉर्ड साइमन ने। साइमन कमीशन को भारतीय वैधानिक आयोग के नाम से भी जाना जाता है। साइमन कमीशन को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय वैधानिक आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसे नवंबर 1927 में स्टैनली बाल्डविन के तहत ब्रिटिश कंजर्वेटिव सरकार द्वारा गठित किया गया था। साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया था। आयोग को भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत शुरू किए गए संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करने और आगे के सुधारों के लिए सिफारिशें करने का काम सौंपा गया था। तो 1927 में आयोग जिसका नेतृत्व किसने किया था? लॉर्ड साइमन ने। सुमेलित कीजिए रैयत, महाल, निज और रैयती। रैयती लिख रहा है, ये रैयती आएगा। देखो भी, रैयत भारत और दक्षिण एशिया के कुछ भागों में रहने वाले किसान हैं। तो ये कौन से हैं? महाल क्या होगा? मुगल और ब्रिटिश साम्राज्य के तहत भारत में भू राजस्व मूल्यांकन की एक इकाई है। और निज क्या है? निज रैयत भूमि पर खेती है। और रैयती क्या है? भारत में भू राजस्व मूल्यांकन की एक प्रणाली है जिसमें राजस्व सीधे कृषकों से एकत्र किया जाता है। तो इसका ये सेकंड ऑप्शन आएगा भाई, ये मिलान कर लेना। बताओ, ये देखो भाई, ए का है फर्स्ट। रैयत क्या है? गांव है। रैयत क्या है? गांव। अच्छा, महाल क्या है? ये आएगा अपनी भूमि पर खेती करना। महाल क्या है? अपनी भूमि पर खेती करना। और ये सी का है दूसरा। निज क्या है? खेतीहर। रैयती क्या है? रैयती है रैयत की भूमि पर खेती करना। किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? तो किस में है? अफ्रीका में। अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है। किस लकड़ी से सबसे बढ़िया बल्ले बनाए जाते हैं? तो ये है विलो वृक्ष से। किस लकड़ी से सबसे बढ़िया बल्ले बनाए जाते हैं? विलो। खबर लहरिया समाचार पत्र जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 8 दलित महिलाओं द्वारा चलाया जाता है, किस स्थानीय भाषा में प्रकाशित होता है? तो ये है बुंदेली में। किस में? बुंदेली में प्रकाशित होता है। वे पदार्थ जो लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देते हैं, वे प्राकृतिक डैश होते हैं। ये होगा अक्षारीय। वे पदार्थ जो लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं, वे प्रकृति में अक्षारीय होते हैं। लिटमस पेपर पीएच का एक संकेतक है जो यह मापता है कि कोई घोल कितना अम्लीय या अक्षारीय है। अक्षारीयता की उपस्थिति में लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है।
मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो ये जाता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यह वह तापमान है जिस पर शरीर की चयापचय प्रक्रियाएं सबसे अधिक कुशलता से कार्य करती हैं। केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का तापमान 310 केल्विन होता है। मानव शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। अच्छा, शरीर में तापमान बनाए रखने के लिए कई तंत्र होते हैं, जिनमें से पसीना आना, कंपकपी और वासोडिलेशन शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन रक्त के थक्के बनाने में सहायता करता है? तो ये प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स रक्त में छोटे कोशिका जैसे टुकड़े होते हैं जो रक्त के थक्के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब रक्त वाहिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो प्लेटलेट्स सक्रिय हो जाते हैं और एक साथ चिपक कर एक प्लग बनाते हैं जो रक्त स्राव को रोकने में मदद करते हैं। तो ये क्या होते हैं? कौन से रक्त के थक्के बनाने में सहायता करते हैं? प्लेटलेट्स। संचारी रोगों का सबसे आम वाहक कौन है? तो ये कौन है? घरेलू मक्खी। संचारी रोगों का सबसे सामान्य वाहक घरेलू मक्खी है। घरेलू मक्खियाँ विभिन्न प्रकार की गंदगी के संपर्क में आती हैं, जिनमें मल, कचरा और सड़ता हुआ भोजन शामिल है। फिर वे इन रोगजनकों को अपने शरीर पर ले जाते हैं और उन्हें भोजन और सतहों पर फैलाते हैं। इससे हैजा, टाइफाइड और पेचिस जैसी बीमारियों का संचरण हो सकता है। तो संचारी रोगों का सबसे आम वाहक कौन है? घरेलू मक्खी। वे प्रजातियां जो एक विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती हैं उन्हें डैश कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? स्थानिक। केवल किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों को स्थानिक कहा जाता है। स्थानिकवाद किसी स्थान के लिए विशिष्ट होने की स्थिति है। स्थानिक प्रजातियां द्वीपों, पहाड़ों और रेगिस्तानों सहित विभिन्न प्रकार के आवासों में पाई जाती हैं। वे अक्सर अपने पर्यावरण के प्रति अत्यधिक विशिष्ट होते हैं और यदि उनका निवास स्थान नष्ट हो जाता है तो वे विलुप्त होने के कगार पर आ सकते हैं। निम्नलिखित में से अ धातु का चयन करें। तो अ धातु कौन सी है? सल्फर। तो देखो, इनमें सुमेलित कीजिए। तो क्लोरोप्लास्ट का क्या होगा? पत्ती, ये होगा पत्ता। राइजोबियम का क्या होगा? फलीदार पौधा। अमरबेल का क्या होगा? परजीवी पौधा। और पीचर पौधा क्या होगा? कीटभक्षी पौधा। ये इनमें सुमेलित करना है। टाइफाइड का क्या आएगा? बैक्टीरिया। टाइफाइड किससे होता है? बैक्टीरिया से। तो इसका आएगा, टाइफाइड का आएगा जीवाणु। अच्छा, हेपेटाइटिस ए का आएगा विषाणु। और मलेरिया का आएगा प्रोटोजोआ। मलेरिया किससे फैलता है? प्रोटोजोआ। गेहूं की किट जीवाणु। तो ये सुमेलित करने थे। ये गेहूं का किट आएगा कवक। ये आएगा भाई, गेहूं का किट कवक। देखो, टाइफाइड क्या है? जीवाणु से। हेपेटाइटिस विषाणु से। मलेरिया किससे? प्रोटोजोआ से। गेहूं का किट कवक से। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे उत्तम चालक है? तो ये कौन सा है? चांदी। चांदी ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक होता है। चांदी एक धातु है जो अपनी उत्कृष्ट तापीय चालकता के लिए जानी जाती है। इसका अर्थ यह है कि यह ऊष्मा स्थानांतरित करने में बहुत कुशल है। चांदी का उपयोग अक्सर हीट सिंक और अन्य अनुप्रयोगों में किया जाता है जहां ऊष्मा हस्तांतरण महत्वपूर्ण है। रतौंधी डैश की कमी के कारण होती है। तो रतौंधी किसके कारण होती है? विटामिन ए के कारण। रतौंधी विटामिन ए रेटिनॉल की कमी से होती है। विटामिन ए रोडोप्सिन के उत्पादन के लिए आवश्यक है। रेटिना में एक वर्णक होता है जो हमें कम रोशनी में देखने में मदद करता है।
तिलचट्टा वायु नलिकाओं के नेटवर्क के माध्यम से सांस लेता है, जिन्हें डैश कहा जाता है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? श्वास नली। कॉकरोच श्वास नली नामक वायु नलिकाओं के एक नेटवर्क के माध्यम से सांस लेता है। ये श्वास नली कॉकरोच के शरीर के किनारों पर छोटे छोटे छिद्रों से जुड़ी होती है, जिन्हें स्पाइरैकल कहा जाता है। स्पाइरैकल कहा जाता है जिन्हें। ऑक्सीजन स्पाइरैकल के माध्यम से कॉकरोच के शरीर में प्रवेश करती है और श्वास नली के माध्यम से शरीर के ऊतकों तक फैल जाती है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के ऊतकों से श्वास नली तक फैलती है और श्वास नली के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्पता से संबंधित रोग नहीं है? तो ये है मलेरिया। मलेरिया एक परजीवी रोग है, न कि किसी पोषक तत्वों की कमी से होने वाला रोग है। किसी कमी से होने वाले रोग आहार में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, जो संक्रमित मच्छर के काटने से मनुष्य में फैलता है। सामान्य कमी से होने वाली बीमारियों में शामिल क्या हैं? देखो, एनीमिया किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से। एनीमिया आयरन की कमी से होता है। घेंगा आयोडीन की कमी से होता है। सकरवी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। और रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी से। और बेरी नामक रोग होता है विटामिन B1 की कमी से। और पेलाग्रा रोग होता है विटामिन B3 की कमी से। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लाल रंग का दिखता है? तो कौन सा ग्रह लाल रंग का दिखता है? मंगल ग्रह। लोह या आयरन ऑक्साइड FeO के कारण मंगल ग्रह का रंग लाल होता है। फोबोस एवं डिमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। शुक्र ग्रह घने बादल की परत से ढका हुआ है, जिससे यह सफ़ेद या पीला दिखाई देता है। पृथ्वी अपने महासागरों और वायुमंडल में मौजूद जल के कारण नीली है। वातावरण की कमी के कारण बुध का रंग धूसर होता है। कॉलम ए में दिए गए मदों को कॉलम 2 में दिए गए मदों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसका क्या आएगा? देखो भाई, एक का है छोटी आंत मल का बनना। अच्छा, बड़ी आंत भोजन चबाना। उदर का आएगा भोजन का अवशोषण करना। उदर भोजन का अवशोषण करना। मुंह क्या आएगा? देखो भाई, मुंह क्या आएगा? भोजन का विलोडन। ये क्या आएगा? भोजन का, सॉरी भाई ये थोड़ा हाँ गलत हो गया, दोबारा से देख लो। देखो, छोटी आंत क्या आएगा? भोजन का अवशोषण। छोटी आंत क्या करता है? भोजन का अवशोषण करती है। और बड़ी आंत क्या करती है? मल का निर्माण करती है। ठीक है भाई, बड़ी आंत क्या करती है? मल का बनना। छोटी आंत भोजन का अवशोषण। भोजन का अवशोषण छोटी आंत। बड़ी आंत मल का बनना। उदर पेट क्या करता है? भोजन का विलोडन होना। भोजन का विलोडन होना। अच्छा, मुंह क्या करता है? भोजन चबाना। तो ये देख लेना भाई, वो थोड़ा गलत हो गया था पहले वाला। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो मच्छर, मलेरिया, चूहा, प्लेग। तो मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है और चूहे से प्लेग रोग फैलता है। विषम का चयन कीजिए। तो विषम क्या है? कीवी, गोरैया, तोता, कबूतर। इनमें से विषम क्या होगा? कीवी होगा। कीवी को छोड़कर अन्य सभी पक्षी हैं। और कीवी एक छोटा उड़ान रहित पक्षी है जो केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है। निम्नलिखित किस वाक्य में विराम चिन्ह का उपयुक्त प्रयोग हुआ है? तो पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उपयुक्त प्रयोग हुआ है। पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। वाक्य में विराम चिन्ह का उपयुक्त प्रयोग हुआ है। इसका शुद्ध वाक्य होगा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्या होगा? पूछे गए प्रश्नों के
पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप विश्वास के योग्य नहीं हैं वाक्य के रेखांकित अंश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है। तो ये है विश्वसनीय। मेरी आत्मजा जब विदेश में रहती है वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द है। तो ये कौन सा है? बेटी। मेरी आत्मजा विदेश में रहती है, रेखांकित शब्द के लिए ये है बेटी के लिए है। ये शब्द उसके पर्यायवाची हैं सुता, तनया, आत्मजा, दुहिता, नंदिनी, तनुजा। ये बेटी के पर्यायवाची शब्द हैं। चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। तो चादर के बाहर पैर पसारने का उपयुक्त अर्थ क्या है? आय से अधिक व्यय करना। परमार्थ शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त संधि विच्छेद है परम प्लस अर्थ। निम्नांकित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चुनाव कीजिए। तो इसमें क्या होगा? मूल्य। तद्भव शब्द क्या होगा? मूल्य। तद्भव शब्द देखो भाई, इसमें निम्नांकित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चुनाव कीजिए। तो तद्भव शब्द होगा इनमें से दीप। तद्भव शब्द दीप है। इसका तत्सम शब्द होगा द्वीप। तत्सम इसका क्या होगा? द्वीप। अन्य दिए गए सभी शब्द हैं दूर्वा, वक और मूल्य, ये हैं तत्सम। तत्सम और तद्भव शब्द भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत से लिए गए होते हैं, जबकि तद्भव शब्द हिंदी भाषा के आधार पर बने होते हैं। ऊंची दुकान, फीका पकवान। तो इनमें से क्या होगा? केवल बाह्य प्रदर्शन। दिए गए किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है? तो ये है कर्मनिष्ठ। कर्मनिष्ठ शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है, इसकी आएगी कर्मनिष्ठ। इसकी आएगी कर्मनिष्ठ। ये इसकी शुद्ध वर्तनी होगी। शब्द और उसके विलोम का कौन सा जोड़ा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये है अमर मृत्य। दिया गया कौन सा विकल्प कर्म कारक का सही उदाहरण है? तो ये है भूखे को रोटी चाहिए। हरियाणा में मारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत वर्तमान में लगभग कितने गांवों को शामिल किया गया है? तो कितने गांवों को शामिल किया गया है? 6500 गांवों को। अगस्त 2023 तक 6500 गांवों को मारा गांव जगमग गांव योजना के तहत कवर किया गया था। मारा गांव जगमग गांव योजना हरियाणा में सरकार द्वारा संचालित एक पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के सभी गांवों को निर्बाध बिजली आपूर्ति करना है। निर्बाध मतलब बिना किसी बाधा के बिजली आपूर्ति प्रदान करना है। इस योजना के तहत हरियाणा पावर यूटिलिटीज HPU ग्रामीण क्षेत्रों में पावर ग्रिड के बुनियादी ढांचे और विश्वसनीयता में सुधार के लिए काम कर रही है। तो ये है मारा गांव जगमग गांव योजना में 6500 गांव शामिल किए गए हैं। मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये है ए और बी दोनों सही हैं। यह राय सोनीपत में है। मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स संस्थान हरियाणा के राय में, हरियाणा के राय, ये राय आएगा, राय लिख रहा है, राय सोनीपत में है। यह CBSE से संबंध है। तो ये दोनों सही हैं। हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये है 65%। भारत की 2011 की जनगणना के आधार पर हरियाणा की ग्रामीण आबादी कुल आबादी का 65.12% है। हरियाणा और भारत को खिलाड़ी देने के लिए प्रसिद्ध भैंसवाल कला किस जिले में से संबंधित है? तो ये है सोनीपत में। भैंसवाल कला किस जिले में है? सोनीपत में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पंचकुला। पंचकुला भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है।
पंचकुला हरियाणा राज्य का एक शहर है। यह चंडीगढ़ राजधानी क्षेत्र का एक भाग और हिमालय की तलहटी में स्थित है। तो महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए पंचकुला जाना जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मसानी बैराज रेवाड़ी जिले में स्थित है। कौशल्या बांध पिंजौर में स्थित है। तो ये दोनों सही हैं। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में स्थित है मसानी बैराज। यह साइबी नदी पर स्थित है। तो मसानी बैराज किस नदी पर स्थित है? साइबी नदी पर, जिसका नाम मसानी गांव के नाम पर रखा गया है। यह 1989 में पूरा हुआ और NH 919 पर एक पुल के रूप में कार्य करता है। कथन बी भी सही है। कौशल्या बांध पिंजौर में स्थित है। कौशल्या बांध पिंजौर हरियाणा में स्थित है। यह घग्गर नदी की सहायक कौशल्या नदी पर एक मिट्टी से भरा बैराज बांध है। बांध का निर्माण 2012 में आसपास के क्षेत्र को सिंचाई और पीने के पानी उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। निम्न में से कौन सा हरियाणा का नृत्य रूप नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? देखो भाई, लूर, खोरिया, तालगढ़ी, फाग, सभी चार विकल्प हरियाणा के नृत्य हैं। ये चारों हरियाणा के नृत्य हैं। देखो, लूर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है जो आमतौर पर फसल के मौसम के दौरान किया जाता है। अच्छा, खोड़िया पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है जो आमतौर पर खोड़िया तो देखो, ये खोड़िया नृत्य तो जब लड़के की शादी हो जाती है, बारात चढ़ती है, उसके बाद में करते हैं, महिलाओं द्वारा किया जाता है। और तालगढ़ी पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है। और फाग नृत्य ये होली के अवसर पर किया जाता है। फाग नृत्य हरियाणा किस वर्ष पूर्ण राज्य बना था? तो हरियाणा किस वर्ष पूर्ण राज्य बना था? 1966 को। हरियाणा किस वर्ष बना था भाई पूर्ण राज्य? 1 नवंबर 1966 को पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। हरियाणा मतलब बना था। हरियाणा का निर्माण क्षेत्र के हिंदी भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य की पहचान, मतलब लंबे समय से मांग थी कि हरियाणा को अलग राज्य बनाया जाए पंजाब से। तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग राज्य के रूप में आया था। हरियाणा में कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो ये हैं 90। विधानसभा हरियाणा राज्य की एक सदनीय विधायिका है। यह राज्य के लिए कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। विधानसभा में कुल 90 सदस्य हैं जो प्रत्यक्ष रूप से हरियाणा की जनता द्वारा चुने जाते हैं। विधानसभा चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष पर होते हैं जब तक कि विधानसभा पहले भंग न हो जाए। निम्नलिखित में कौन संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्यों में से हरियाणा कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे? तो ये कौन थे? S.K. मिश्रा। S.K. मिश्रा 1965 बैच के हरियाणा कैडर के IAS अधिकारी थे। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा की नहर नेटवर्क प्रणाली में नहीं है? तो ये है सिंधु प्रणाली। कौन सी नहीं है? सिंधु नदी हरियाणा से होकर नहीं बहती। और अन्य 3 विकल्प हरियाणा की सभी नहर प्रणालियां हैं। यमुना प्रणाली हरियाणा की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। भाखड़ा प्रणाली हरियाणा में एक और महत्वपूर्ण नहर प्रणाली है। लिफ्ट प्रणाली हरियाणा में एक नई नहर प्रणाली है। लिफ्ट 87 को बता। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है? तो ये कौन सा है? सिरसा जिला। हरियाणा के वे जिले जो पंजाब के साथ सीमा साझा करते हैं कौन कौन से हैं? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? तो हरियाणा का राज्य पशु है काला हिरण। इसे ब्लैक बक भी बोल देते हैं भी इंग्लिश में। काला हिरण एक मध्यम आकार का मृग है जो केवल भारत और नेपाल में पाया जाता है। काले हिरण अपने समूह में रहने वाले प्राणी हैं और 50 समूहों तक के झुंड में रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक पोशाक का हिस्सा नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? चौरानो। चौरानो हरियाणा की पारंपरिक पोशाक का भाग नहीं है। चौरानो।
वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये है पंचकुला में। वीर शिकारगढ़ कहाँ है? पंचकुला में। इसमें गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र भी है, वो कहाँ है? पिंजौर में। यह अभ्यारण्य विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास स्थान है, जिनमें से तेंदुए, सांबर, हिरण, चिंकारा, नीलगाय, जंगली सुअर आदि शामिल हैं। कीर्ति चक्र पुरस्कार विजेता को कितने एक बार की नगद राशि दी जाती है? कीर्ति चक्र पुरस्कार विजेता को कितनी एक बार की नगद राशि दी जाती है? तो ये दी जाती है 1 करोड़ रुपए। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो ये है कैरू भिवाड़ी में। चिंकारा प्रजनन केंद्र हरियाणा के कैरू भिवाड़ी जिले में स्थित है। इस केंद्र की स्थापना 1983 में गंभीर रूप से लुप्तप्राय मृग प्रजाति चिंकारा के संरक्षण के उद्देश्य से की गई थी। केंद्र चिंकारा के प्रजनन में सफल रहा और 1000 से अधिक जानवरों को जंगल में छोड़ा गया है। भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा में कहाँ अवस्थित है? तो ये है रोहतक में। भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा में कहाँ स्थित है? रोहतक में। IIM रोहतक एक सार्वजनिक बिजनेस स्कूल है जो भारत के हरियाणा के रोहतक में स्थित है। राज्य के 2 सबसे महत्वपूर्ण स्मारक लाट और हुमायूं मस्जिद कहाँ पर स्थित हैं? तो ये हैं लाट और हुमायूं की मस्जिद हैं। वैसे तो भैया दिल्ली में स्थित हैं, लेकिन यहाँ हमारे राज्य की पूछे तो ये फिरोज शाह की लाट एक 7 मीटर लंबा लौह स्तंभ है, जिसे 14वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। तो लाट और हुमायूं की मस्जिद कहाँ है? इनमें से अगर वो देखे ना तो फतेहाबाद में है लाट। और देखो भाई, पहले ये फतेहाबाद में थी, लेकिन अब ये जब हिसार जिला अलग हो गया ना, तो इनमें से तो क्वेश्चन आंसर आएगा तो ये आएगा फतेहाबाद। ठीक है। और वैसे लाट और हुमायूं की मस्जिद है दिल्ली में। उस जगह की पहचान कीजिए जहां गुरु गोविंद सिंह पहाड़ी राजाओं के साथ युद्ध के बाद 52 दिनों तक रुके थे। तो ये कौन सा है? गुरुद्वारा दमदमा साहिब। गुरु गोविंद सिंह पहाड़ी राजाओं के साथ युद्ध के बाद 52 दिनों तक गुरुद्वारा दमदमा साहिब में रुके थे। गुरुद्वारा दमदमा साहिब एक सिख तीर्थ स्थल है जो पंजाब के तलवंडी साबो गांव में स्थित है। तो ये कहाँ है? गुरुद्वारा दमदमा साहिब। पानीपत का तीसरा युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? तो ये किसके बीच हुआ था? तो ये था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था 1761 में। कब हुआ था? 1761 में। 14 जनवरी 1761 में हुआ था ये। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और उसके अफगान सेना के लिए एक निर्णायक जीत थी। इस लड़ाई ने उत्तर भारत में मराठा विस्तार का अंत कर दिया और इस पर भारतीय इतिहास पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा था। तो कब हुई थी ये लड़ाई? 14 जनवरी 1761 को, पानीपत की तीसरी लड़ाई। प्रत्येक माह का कौन सा दिन तिथि भोजन बेटी का जन्मदिन स्कूल में अभिनंदन के रूप में मनाया जाता है? तो ये तीसरा मंगलवार। हरियाणा राज्य की एक राज्य योजना विधवा पेंशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 21 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिला पात्र है। तो ये है भाई गलत। ये विधवा पेंशन है, तो जो विडो होगी उसी को ये पेंशन मिलेगी। तो ये है गलत। इसमें 1800 रुपये प्रति माह भत्ता दिया जाता है, ये भी गलत है। अब बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है पेंशन। धन्यवाद भाई। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो वीडियो को।